ओके बेटा, सब लोग ध्यान दें इधर। हमारा अगला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। ओके, अब इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं तीन टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं। एक आ रहा है अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दूसरा आ रहा है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, और तीसरा आ रहा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये तीन मेजर हिस्सों में ये टॉपिक बटा हुआ है। अब आगे चैप्टर हम लोग ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बात को डिस्कस करेंगे कि देखो गैस कैसी होती है, किस चीज से बनी होती है। तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं, तो लगातार इधर उधर घूम रहे हैं। जब भी ये इधर उधर घूमते हैं और जब ये करीब में पहुंचते हैं, थोड़ा सा करीब पहुंचते हैं, तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जनरेट होता है, मगर ये इतना कम होता है कि उसको हम लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं। और जबकि हम आइडियल गैस करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस, तब तो इसको ऑलमोस्ट जीरो पकड़ के चलते हैं हम लोग, है ना। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं ये मान के चलूंगा कि यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और इस कारण से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जहां फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता, वहां क्या नहीं होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड करती, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो भैया हम कहेंगे कि फिर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो उसके पास सिर्फ कौन सी किस्म की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और देखो काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? मोशन। जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो हम यहाँ पर जो पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल्स है जो मोशन में है, हम उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि उनकी रफ्तार कैसे बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, हम देखेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो ऐसा है कि ठीक है, हम लोग ने ये कहा कि हम यहाँ गैस को एक आइडियल गैस मान के चलेंगे। देखो रियल गैस अलग होती है, रियल गैस का बिहेवियर अलग होता है, रियल गैस का नेचर अलग होता है। हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइडियल गैस। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है भैया कि आइडियल गैस कैसी होती है। समझ में आई ना बात? हमें क्या पढ़ना जरूरी है? पहले आइडियल गैस कैसी होती है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत है उस आइडियल गैस के। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो है अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसको एलैबोरेट भी करेंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके मॉड्यूल नोट्स है अगर आपके पास तो उसमें ऑलरेडी मौजूद है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है अजम्पशन में? अ गैस कंसिस्ट ऑफ large number of extremely small particles called as molecules। तो पहला अंदाजा या पहला अज्यूमशन ये कहा गया कि जो गैस है बेटा, क्या मसला है? गैस जो है कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है ना। पार्टिकल्स जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। तो एक जनरल एक पहला स्टेटमेंट था जो हम लोग ऑलरेडी बिना बताए भी समझ जाते हैं इस चीज को। और जो आगे का स्टेटमेंट क्या कहता है, असम्पशन क्या कहता है? ऑल गैस पार्टिकल्स, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोले एक ही बात है, आर rigid perfectly elastic spherical body of very small size। तो जितने भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनका शेप डेफिनेट होता है। रिजिड का मतलब होगा कि उनका शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है। मगर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जब उनका आपस में टकराएंगे तो वो कोलिजन किस टाइप का होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। जैसे तुमने देखा होगा फॉर एग्जांपल वो बाउंसिंग बॉल आता,
है ना, हालांकि रिजिड शेप रहता हो, मगर वो बॉडी कैसी थी, परफेक्टली इलास्टिक। अगर आप दीवार पे मारेंगे तो जोर से वो वापस भी आएगा, है ना, जमीन पे हमारे ऊपर जाता हो काफी दूर तक। तो वैसे ही तो काफी छोटा साइज है, इलास्टिक इन नेचर है और स्फेरिकल शेप का है। तीसरा, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस हैज, हैव आना चाहिए क्योंकि प्लूरल हो गया वो, हैव आइडेंटिकल properties, that is they have, yeah, they are same in size, comma, mass, comma, shape, etc. तो किसी भी गैस के, अगर मान लो एक ही टाइप की गैस है, मान लो किसी डब्बे के अंदर मैं हाइड्रोजन गैस को भर के रखता हूं, तो हाइड्रोजन गैस के सभी मॉलिक्यूल्स एकदम आइडेंटिकल होंगे हर प्रॉपर्टी में। मतलब उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनका शेप भी कैसा होगा, सेम होगा, हर लिहाज से आइडेंटिकल है। हाँ, अगर आप गैस बदलते हैं, आपने हाइड्रोजन की जगह आपने हीलियम गैस डाल दिया, तो अब जाहिर बात है उनका साइज, मास, शेप जो है वो, शेप तो चलो स्फेरिकल होता है सभी का, मगर साइज और मास जो है वो बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द गैस डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप और वॉल्यूम। The shape and volume of container becomes that of the gas। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहां पे गैस का खुद का कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अगर मैंने क्या किया, एक छोटे से सिलेंडर में एक गैस को भर के रखा है, ऑक्सीजन गैस को मैंने एक छोटे से सिलेंडर में भर के रखा है, मैं बोलूंगा उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा जरा बताना तो भैया, तो आप बोलेंगे यार शेप क्या होगा बताओ तो भैया। मैं बोलूंगा अगर वो सिलेंड्रिकल कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मतलब उसके अंदर जो मौजूद गैस है उसका शेप भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल इन नेचर होगा। अच्छा, मैं बोलूंगा वो उसके अंदर जो गैस बंद है ना सिलेंडर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलेंगे भाई वो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही है। अब भाई मान लो कि भाई मेरे अंदर एक साउथ इंडियन हीरो आ गया, मैंने लोहे के सिलेंडर को ऐसा फाड़ दिया, है कि नहीं, ऐसा फाड़ के इधर फेंका और एक इधर फेंका, अब अंदर की गैस तुमको यहीं लटकी हुई नजर आएगी क्या, अरे वो देखो वो सिलेंड्रिकल शेप की गैस नजर आ रही है यहाँ पर, नहीं रे भैया, क्या होगा, चारों तरफ वो गैस फैल जाएगी। तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर। उसका शेप क्या हो जाएगा, क्यूबिकल शेप हो जाएगा। अगर एक कमरे का शेप अगर क्यूबिकल मानो, तो उस गैस का शेप भी क्या हो जाएगा, क्यूबिकल इन नेचर हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो गैस का खुद का कोई शेप, खुद का कोई साइज, खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। जो कंटेनर का शेप होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, गैस का भी वही शेप और वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, actual volume occupied by gas molecules is much less than the volume occupied by gas। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस कमरे में मैं वो गैस को छोड़ दूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये गैस जो ये वॉल्यूम आपका है कमरे का उसके बराबर हो जाएगा। या सिलेंडर के अंदर भी अगर मैं बोलूं कि अच्छा सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई, उसका वॉल्यूम क्या था, तो बोले सिलेंडर का वॉल्यूम था। अब एक काम करो, सभी मॉलिक्यूल्स को या सभी पार्टिकल्स को जो दूर दूर होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स,
अब मैं क्या करता हूं, सबको चिपका चिपका के रख देता हूं, चिपका चिपका के एक दूसरे पे फेविक्विक से चिपका चिपका के चिपका, पॉसिबल नहीं फेविक्विक से चिपकाना, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैं फेविक्विक बोलो फेविकॉल बोलो, उससे चिपका चिपका के एक ही जगह पे ला लिया। तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था उसमें गैस चारों तरफ ऐसा फैली हुई थी, है ना, अगर किसी तरह से मैंने इन सबको एक साथ लेकर आ गया तो मैं क्या देखूंगा भैया कि इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में वो गैस इस तरह से आ जाएगा, है ना, इतने इसमें इतने साइज में आ जाएगा। देखो कितने इसमें फैला हुआ था, और अब कितने से मैं आ गया। अगर सभी मॉलिक्यूल्स को चिपका दूं तो अगर मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आप अब जो देख रहे हैं कि अगर एक्चुअल वॉल्यूम पकड़ा जाए आपकी गैस मॉलिक्यूल्स का, तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है अगर वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर मूव in all possible direction, in all possible direction with all possible velocities. That is, they are in random motion, which is known as molecular chaos. chaos क्या होता है रे? chaos क्या होता? chaos का मतलब भगदड़, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मान लो कि बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, आप सब लोग अंदर है और मैंने 2-3 सांप छोड़ दिया नीचे यहाँ पर, है ना। अब जो भगदड़ मचेगी, इधर उधर भाग गया कौन था वो करने वाला, कौन कर रहा था, जो भगदड़ मचेगी, अगर इधर भागा तो सब इधर भागते रहेंगे, सब उधर भागेंगे, अगर सांप इधर आया तो सब उधर भागेंगे। तो ये जो भगदड़ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योस। तो अब यहां पर जो किसी कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स बंद होते हैं, तो ये लगातार क्या होते हैं, भगदड़ में होते हैं, इधर इधर उधर इधर इधर उधर इधर रैंडम मोशन में होते हैं, उसमें आपस में भी टकराते हैं, है ना, दीवारों के साथ भी टकराते हैं, कंटेनर के दीवारों के साथ भी टकराते हैं, लगातार उनका टकराना चलता रहता है। इस तरह के मोशन को मॉलिक्यूलर केओस बोलते हैं। एक और नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन, इसको मोशन को नाम भी दिया गया है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो वही बोला है कि मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा वो कभी पार्शियल नहीं होते कि चलो भाई आज सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएंगे, है ना, बोले सब मिलके बोले इधर की दीवार पे चलो, इधर साइड में चलो, ऐसा नहीं होता। एक अगर एक वक्त में अगर मान लो 90 मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल के तौर पे 90 गैस मॉलिक्यूल्स है, तो अगर मैं देख रहा हूं कि 30 इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो 30 वाई एक्सिस पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, और 30 आपको जेड एक्सिस पे रफली ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। मतलब वो हर डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसा नहीं कि पार्शियली, हाँ हम आज इधर ही जाएंगे, हम उधर ही जाएंगे, आज हम सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे, आज हम सिर्फ बायो का टेस्ट देंगे, फिजिक्स को मारो गोली, है ना, ऐसा मामला नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट तो ना, तो नेक्स्ट पॉइंट जो अगर हम देखेंगे, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड to the walls of container, and to the walls of container. This collision is perfectly elastic. Hence, kinetic energy
of molecules do not change after collision। तो देखो सिंपल सी बात यह है, हमने कहा था कि का मोशन लगातार रैंडम होता है। इस लगातार रैंडम मोशन में लगातार टकराते रहते एक दूसरे से भी और द वॉल ऑफ द कंटेनर से भी, और ये जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर आपको याद होगा हम लोग ने कोलिजन चैप्टर पढ़े थे, उसमें परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़े थे। हमने देखा था कि इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, वहीं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। तो भाई ऐसे ही हुआ कि आप देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा के वापस आया, तो जाते वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, आते वक्त भी वही काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक कोलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बिटवीन एनी two successive collision, between any two successive collision, the molecule travel in a straight line path with uniform velocity. This path length is called as free path, तो देखो बेटा क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, वो फिलहाल इस तरफ बढ़ रहा है और उसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल आया, वो उससे टकराएगा, टकराने के बाद इधर आएगा, फिर ये टकराने के बाद इधर ये तीसरा मॉलिक्यूल आया, फिर से टकरा के वो उधर गया, फिर यहां एक और मॉलिक्यूल आया, फिर से टकरा के इधर गया। तो आप क्या देखते हैं, एक सक्सेसिव कोलिजन, जैसे एक कोलिजन यहां हुआ और दूसरा कोलिजन यहां हुआ, तो इस सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसकी वेलोसिटी बदलती नहीं। और अगर इस रास्ते को हम लोग देखा जाए तो इसको नाम क्या देते हैं, फ्री पाथ। और अगर मैं सभी पाथ का एवरेज निकाल लूं, क्योंकि देखो सभी फ्री पाथ की वैल्यू अलग अलग होगी, ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ी है, ये शायद से और छोटी हो सकती। तो अगर सभी मैं फ्री पाथ का एवरेज निकाल लूं तो उसको मैं बोलता हूं मीन फ्री पाथ, मतलब इसको हम लोग कहते हैं एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कि एक के बाद एक जो कोलिजन हो रहा है ना, उसके बीच में जो उसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि हर कोलिजन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग है, तो सबका अगर डिस्टेंस का एवरेज निकालो तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये था हमारा 8 पॉइंट। नेक्स्ट, बातें मत करो रे। टाइम टेकन by the particle in collision is very small as compared to the time required by the particle to travel the distance between two successive collision। अब देख भाई, ऐसा है कि कोलिजन को लगने वाला जो टाइम है, उसने कहा ये बहुत ज्यादा छोटा है। ये एक पार्टिकल है, ये इधर से दूसरा पार्टिकल आया, अब ऐसा नहीं होगा कि पहले ये आएगा, फिर चिपक गया थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद निकल के भागेगा।
नहीं भाई, ये जो टकराना होता है ना, ये इंस्टेंटेनियस होता है, एकदम से इंस्टेंटेनियस होता है। तो वो कह रहा है, देखो यहां से यहां जो आने के लिए जो टाइम लगा होगा और ये जो टकराने के लिए जो टाइम लगा होगा, वो जो टकराने का जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो टाइम है, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा एक 9th पॉइंट आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इवन दो द मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस random motion, even though the molecules are in continuous random motion, the number of molecules per unit volume in any part of the container remains always constant। तो देखो यहां पर, अगर मैं कहूंगा अभी फिलहाल इस कमरे में हमारे आसपास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मौजूद है आसपास, और ये लगातार रैंडम मोशन है। अब अगर मैं क्या करूंगा, इस कमरे का एक हिस्से का मैं एक वॉल्यूम का लूंगा, एक हिस्सा 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, एक ऐसा डब्बा इमेजिन करो जिसकी ऊंचाई 1 मीटर, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर, और जिसका थिकनेस भी क्या है, 1 मीटर। अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स कुछ आए हैं। अब मैं इधर जाता हूं और अब मैं क्या करता हूं, वैसी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और इस डब्बे में मैं कैलकुलेट करूंगा, इधर देखो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएंगे, ऑलमोस्ट बोला है, अब एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत मामूली इक्का दुक्का का फर्क होगा, मगर ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, सेम। तुम वो कमरे के कोने पे चले जाओ, वहां पर एक डब्बा कंसिडर करो 1 मीटर क्यूब का, वहां देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास वहीं मॉलिक्यूल रहेंगे। तो वो ये कहना चाहता है कि हालांकि ये सबके सब आड़े टेढ़े भाग रहे, ये सबके सब रैंडम मोशन में, तो किसी भी वक्त कहीं का भी अगर आप एक 1 मीटर क्यूब का हिस्सा अगर पकड़ोगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे, तो हर हिस्से में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमको सेम नजर आएंगे। इस कोने में, उस कोने में, इधर 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 इधर, कहीं पे भी आप जाओगे, आप 1 मीटर क्यूब के हिस्से में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखोगे तो आपको हमेशा कैसे नजर आएंगे, सेम नजर आएंगे। ये कहा कहना था इस पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, per molecule depends with temperature and is proportional to temperature। तो ये कह रहा है हर एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बदलोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। और दूसरी बात वो कहता है कि वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। कहने का मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैंने कंसीडर करा जो इस तरह से आराम से इधर उधर घूम रहा था, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर स्पीड बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी लाजमी है बढ़ना है, ठीक है। और फिर अगर मैं लास्ट पॉइंट देखूं इसका, तो क्या कहता है वो, assumption of kinetic theory of gas। हाँ, molecules do not exert force of attraction or repulsion on each other, hence
the molecule do not possess पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ये चीज कि इन मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना। अगेन देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल बात चल रही है, प्रैक्टिकल नहीं है ना, एक आइडियल गैस की बात चल रही है। तो हम ये देखते हैं कि भैया अगर जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जहां फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, तो वहां क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के दे सकता है नीट में, है ना, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाला गलत है, इसको तोड़ मरोड़ के दे सकता है आपको, अगर ये सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए। दूसरा, स्टेट बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट एनी 4 assumptions ऑफ, स्टेट एनी 3 assumptions ऑफ, स्टेट एनी 6 assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 12 में से देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुमको 12 के 12 याद होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड तो नहीं, कम से कम समझा हुआ होना चाहिए दिमाग में। और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी 6 से 7 मैं बोलूंगा ऐसे एमसीक्यू जो भी कहा जाएगा, जो ये पॉइंट्स है उसको अच्छे से याद कर दो। जहां तक मुझे लगता कि आपको अगर अजम्पशन आए तो हार्डली 2 मार्क के लिए पूछेगा, और 2 मार्क के लिए पूछ रहा तो 4 लिखना भी काफी हो जाता है ना, मगर कम से कम 6 लिखना। 4 भी पूछा, कम से कम 6 लिखना, उसमें से एक का अगर गड़बड़ होता है तुम्हारा, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, तो 5वां दूसरा पॉइंट कवर हो जाता है उसके अंदर। तो कोई भी 6 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से याद रखो, रट्टा यानी वर्ड टू वर्ड याद रखो, और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ के हिसाब से समझ रहा ना, रट्टा वर्ड टू वर्ड नहीं, मगर कम से कम कंसेप्चुअली दिमाग में होना, वैसा याद रखो। ठीक है, एक बार रीड कर लो पूरे असम्पशंस। चलो अब हमारा अगला टाइटल है, अच्छा ये इसमें आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड इन काइनेटिक थ्योरी। उसी के अंदर ले लेता हूं मैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड इन काइनेटिक थ्योरी। देखो हमारे काइनेटिक थ्योरी में ऑलमोस्ट देखा चाहे तो 4 किस्म की स्पीड होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है मीन स्क्वायर स्पीड, एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, आज ही के दिन सबसे आखिर में पढ़ेंगे, मगर पहले हम लोग पहले 3 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, मीन वेलोसिटी, मीन स्पीड भी बोल सकते हैं अपन। इधर बैठ जा, तुला इधर चल, आगे आ जा इधर। हाँ, एवरेज स्पीड। अब सिंपल सी बात, इधर नहीं, इधर इधर इधर, वो तेरा गाड़ी और है वहां पर बैठा हुआ, इधर बैठ थोड़ा सा इधर। हाँ नहीं, वो मैं कर लेता, तू बैठ जा। हाँ, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड नाम लेते ही समझ में आ रहा है कि क्या चीज है। मैं क्या करूंगा, हर एक पार्टिकल है मेरे पास, n नंबर ऑफ पार्टिकल से हर एक की स्पीड देखूंगा, पता तेरी कितनी है, तेरी कितनी है, तेरी कितनी है, तेरी कितनी, v1 v2 v3 v4 डॉट 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 vn, है ना। अब सभी की वेलोसिटी को ऐड करके उसका क्या ले लूंगा मैं, एवरेज। तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड। मान लो फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड है v1, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है, प्लस डॉट 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 प्लस तीसरे का vn है, v3 है, अच्छा nth का vn है डिवाइड बाय n। तो ये मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दूसरा मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, मैं क्या करूंगा, सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन लूंगा, सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर लूंगा, उसका मीन लूंगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको मैं देखो इसको बार वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला आता है ये मीन स्क्वायर स्पीड का होता है। क्या करना है आपको, सबकी वेलोसिटीज का स्क्वायर लेना है और उसका क्या लेना है, एवरेज ले लेना है, मीन ले लेने का है। अभी थोड़ी देर से बताऊंगा ये है क्या, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। चलो तीसरा आता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड क्या है हम देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर जिसको बार वी या वी आरएमएस या सी आरएमएस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, आपको मीन स्क्वायर स्पीड का रूट लेना पड़ेगा, यानी सबका वेलोसिटी का स्क्वायर करो डिवाइड बाय एन करो, तो ये हो जाता है आपका आरएमएस स्पीड। पूरे यूट्यूब तुम छान मारोगे तो तुमको इसका कंसेप्चुअल मीनिंग नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये बोलेगा कि भाई कहीं भी लिखा हुआ है व्हाट इज द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ आर कंसेप्ट बिहाइंड आरएमएस स्पीड, तो एक ही बोलेगा कि देखो हर एक वेलोसिटी का स्क्वायर लो, ऐड करो, उसका एवरेज लो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये आरएमएस वेलोसिटी। मगर ये है क्या, एवरेज समझ में आता है, अपन एवरेज निकालते हैं, अलग अलग वैल्यू ना देख के हम एक वैल्यू देखना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू, है कि नहीं। तो भाई एवरेज निकालेंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट में एवरेज निकालते हैं, अलग अलग बॉल पे अलग अलग रन होता है, मगर मैं ये थोड़ी बोलते बैठूंगा देखो ये बॉल पे इतना रन था, दूसरी बॉल पे इतना रन था, तीसरी बॉल पे इतना रन था, मुझे पूरे एक ओवर में कितना रन आया ये बताना है ऑन एन एवरेज। तो मैं क्या करता हूं, फिर उस पूरे बॉल का या पूरे ओवर का क्या निकालता हूं, एवरेज निकालता हूं, टोटल रन को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 करता हूं और मैं बोलता हूं ये इस ओवर का क्या था, एवरेज था। तो ये एवरेज स्पीड था। मगर ये आरएमएस स्पीड का क्या चक्कर है, इसे कहा गया है आरएमएस स्पीड, इसे कहा गया है इफेक्टिव स्पीड भी कहा गया है। आरएमएस तुम्हारे सामने 3 बार आएगा, एक आया था तुम्हारे रेडियस ऑफ गायरेशन के अंदर, है ना, एक वहां पर आया था आरएमएस करके, या फिर सिर्फ आर आया था अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, के इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। एक यहां आया, आगे जाके तुम्हारे कुछ 5-6 महीने के बाद एक चैप्टर होगा अल्टरनेटिंग करंट, उसमें आरएमएस करंट और आरएमएस ईएमएफ करके कॉन्सेप्ट आएगा। तो वहां पर भी इसका मतलब सेम होता है। बोले मतलब क्या है, तो बोले इसका मतलब है इफेक्ट, असर। बोले समझा नहीं कैसे, देखो मान लो मेरे पास कुछ कुल मिला के 10-15 गैस के मॉलिक्यूल्स यहां पर मौजूद हैं, सब अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं। मैं पकड़ूंगा पहले वाले पार्टिकल को, मैं बोलूंगा बता तेरी स्पीड क्या है, वो बोलेगा v1। और जैसा मैंने कहा कि ये एक ही टाइप की गैस है, मान लो सबके सब कौन से मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। अगर सबके सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है तो सबका मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने पकड़ा पहले वाले पार्टिकल को, उसको देखा गौर से उसकी स्पीड कितनी है, और मैंने कहा उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब दूसरे वाले को पकड़ा, तेरी स्पीड कितनी है, उसने बोला हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर। तीसरे वाले को पकड़ा, तेरी स्पीड कितनी है, हाफ ऑफ m v3 का स्क्वायर। ऐसी करते करते आखिरी वाले को पकड़ा, बता तेरी स्पीड कितनी है, हाफ ऑफ m vn का स्क्वायर। मैंने सभी की काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया, सभी की काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया, और मुझे यह पता चला कि भैया इनकी पूरी कुल मिला के एनर्जी, पूरे गैस की एनर्जी इतनी है, गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। देखो तुमने जब गैस की काइनेटिक एनर्जी बताए तो सब के सब गैस क्या कर रहे थे, गैस पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे थे। मान लो थोड़ी देर के लिए अब ऐसा हुआ कि सबके सब गैस एक ही वेलोसिटी से आने भागने लगे, एक ही वेलोसिटी से भागने लगे, और अब मुझे वही काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी जो पहले मुझे मिली थी। तो मेरे दिमाग में आया, अच्छा आपको एक ही वेलोसिटी चाहिए ना, और काइनेटिक एनर्जी आपको बिल्कुल पुरानी वाली चाहिए जो यहां पर मिली थी। तो हमारे दिमाग में सबसे पहली पॉइंट क्या है, एवरेज का निकाल के देखो। सबसे पहला ये आया होगा कि एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी पूरी गैस की अगर निकालना है तो हाफ ऑफ m v एवरेज का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डालो, तो शायद इससे आंसर मिल जाएगा। क्योंकि एवरेज बोले तो एवरेज वेलोसिटी होता है, मगर पता ये चला कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कम आ रही है या हट के आ रही है, बोलो, है ना, वैल्यू हट के आ रही है। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर मैं मान लो
सभी पार्टिकल्स को हुक्म देता हूं कि तुम सबके सब एक ही वेलोसिटी से भागोगे, तुम सबके सब एक ही वेलोसिटी से भागोगे, मगर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कुल मिला के बदलना नहीं चाहिए। तो वो बोले ठीक है, हम एवरेज स्पीड से भाग के देखते हैं। तो आपको वही पुरानी काइनेटिक एनर्जी मिली क्या? नहीं। तो यार अब कैसे? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या लगता है इसका। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, मैंने कहा कि चलो सबके सब एक ही वेलोसिटी से भागो, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ऐसा कितनी बार करूंगा मैं? एन बार, है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकता हूं ना। अच्छा ठीक है, एलएचएस में और यहां लिख देना हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन। अब बताओ एलएचएस और आरएचएस में क्या सेम है? हाफ ऑफ एम। तो आरएचएस में भी हाफ ऑफ एम है, एलएचएस में भी हाफ ऑफ एम है, वो निकल के क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बचेगा क्या यहां पे? तो वी1 स्क्वायर प्लस वी2 स्क्वायर प्लस वी3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वीएन स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन, है ना। अब एन को इधर ला लो, तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर वी1 स्क्वायर प्लस वी2 स्क्वायर प्लस वी3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वीएन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और याद रखना ये वी आर एम एस है, ठीक है। अब क्या करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, और मैं पहले ये लिखूंगा देयरफॉर वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ वी1 स्क्वायर प्लस वी2 स्क्वायर प्लस वी3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वीएन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आया समझ में? देखो वही फॉर्मूला बना कि नहीं बना वीआरएमएस का? मतलब आरएमएस वेलोसिटी मतलब इफेक्टिव वेलोसिटी कह रहे थे कि अगर मान लो सभी पार्टिकल्स ने डिसाइड किया हम सभी एक ही वेलोसिटी से भागेंगे और हम वही एनर्जी देना चाहते हैं, तो हम कौन सी वेलोसिटी ले? क्योंकि देखो क्या है, हमको कैलकुलेशन के लिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। तो सवाल उठा हम कौन सी वेलोसिटी ले? वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ले जो सबसे ज्यादा है, या वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ले जो सबसे कम है? तो हमने सोचा कि अच्छा एक काम करते, ना कम ना ज्यादा, उसका एवरेज ले लो। तो मैंने जब एवरेज वेलोसिटी लेकर मैंने कुछ कैलकुलेशंस किया, जैसे प्रेशर निकालना था, एनर्जी निकालना था, कुछ और चीजें निकालना था मुझे। तो मैंने क्या देखा, अरे भैया जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है थ्योरेटिकली, ये तो बहुत ही अलग आ रही है। तो मतलब ये जो मैं फॉर्मूला ले रहा हूं ये सही नहीं ले रहा हूं, मुझे कुछ और फॉर्मूला लेना चाहिए। तो मैंने फिर डिराइव करके निकाला, अच्छा ये है वेलोसिटी। तो अगर आप देखो वीआरएमएस वेलोसिटी, मतलब आप क्या करो, जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना, उन सब की वेलोसिटी का स्क्वायर करो, उसका मीन लो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। इसीलिए रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, है ना, तो इसीलिए आरएमएस वेलोसिटी कहा गया। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, ये क्या कहता है आपको कि देखो भाई, आप एक कोई भी अगर आप एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, किसी भी एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उस एक पार्टिकल के जरिए आप पूरी गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो आप ये वाली वेलोसिटी लो। इससे आपका प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरेटिकल आंसर सही आएगा, और बिल्कुल सही निकला। हम इस वैल्यू से जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आंसर क्या आता है? एकदम सही आता है। तो ये आरएमएस वेलोसिटी है। देखो वही कॉन्सेप्ट आपका क्या था, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का था, है ना। अब किसी बॉडी में, है ना, पार्टिकल्स है बॉडी के अंदर बिखरे हुए, इधर है उधर है, इधर है उधर है, इधर है उधर है ना। आप पूरी बॉडी को घुमाते हैं, तो जब बॉडी घुमाते हैं तो बॉडी अपने मोशन को क्या करती है? अपोज करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करती है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी बॉडी ना बनाकर मैं सिर्फ एक डंडी लगाऊंगा और इसके साथ एक छोटा सा पार्टिकल लगा दूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि वही मुझे मोशन मिले, वैसे ही मुझे मोशन मिले, वही अपोजिशन मिले। देखो सेम इफेक्ट चाहिए ना आपको, जो पूरी बॉडी का इफेक्ट था वही एक डंडी में चाहिए ना तुमको, एक उसमें चाहिए ना, एक पार्टिकल में। तो मैं बोलूंगा अच्छा ये एक डंडी का जो डिस्टेंस है कि उसको अपन ने क्या बोले? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपने कहा देखो रेडियस ऑफ गायरेशन को क्या लिखे थे आपने, अगर याद होगा आपको, R1 स्क्वायर, है ना, उसको मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी कहा था आपने। देखो वो भी वही है कि जो पूरी बॉडी आपको इफेक्ट देगी, है ना, पूरी बॉडी का जो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स आपको इफेक्ट देगा, वो एक सिंगल पार्टिकल के डिस्टेंस इतना इफेक्ट दे सकता है आपको। ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में आपको? ठीक है, अब रीड करो। रीड करो बेटा, बातें मत करो।
अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन मैं कह रहा हूं, सुन लो गौर से, मैंने कहा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% चांसेस इसके आने के। आया था क्या सर? आया, वो बहुत आता हो, 100 में से 98 to 99 पेपर्स में ही आया होगा। अब इस साल नहीं आया, मतलब आपके चांसेस और ज्यादा हाई हो गए आने के। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं इत्मीनान से इस चीज को लूंगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मुझे अभी तक याद है कि ये मेरे एग्जाम में भी आया था, और मुझे ये भी याद है कि मुझे याद नहीं था तो मैंने लिखा नहीं था। सर जाने दो, हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 3 एक्सेस मैंने कंसिडर किया है, और इसमें मैं एक क्यूबिकल बॉडी को कंसिडर करता हूं। एक क्यूबिकल बॉडी को हमने कंसिडर किया। एक बॉक्स है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, जो कि क्यूबिकल शेप का है। इसका एक साइड एक्स एक्सिस पे, एक साइड वाई एक्सिस पे, एक साइड जेड एक्सिस पे। इस पूरे बॉक्स में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। लेट कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉक्स, है ना। स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अरे एक मॉलिक्यूल का मास कितना रहेगा आपका? स्मॉल m। तो मैं स्मॉल m इंटू कैपिटल N अगर करूंगा तो कैपिटल M हो जाएगा, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? मास ऑफ गैस, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? मास ऑफ गैस। और कैपिटल V क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बॉक्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें से मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं। खैर, वो मॉलिक्यूल को कंसिडर करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको कि देखो, यहां पर जो हमने देखा था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी एक डायरेक्शन को लेकर या किसी एक एक्सिस को लेकर पार्शियल नहीं होते। मैंने अजम्पशन में डिस्कस किया था, ऐसा नहीं होता कि ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं आधे से ज्यादा कि भाई अपन एक्स एक्सिस पे भागेंगे, बाकी थोड़े से लोग बोलते हैं वाई एक्सिस पे, और बहुत ही जरा से लोग बोलते हैं जेड एक्सिस पे। तो गैस मॉलिक्यूल्स इतने पार्शियल नहीं होते, वो हर डायरेक्शन में इक्वली बटे होते हैं। तो मैं अगर बोलूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विल बी, कितने रहेंगे? तो मैं बोलूंगा कुल मिला के क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n है। और मैंने कहा कि हर एक्सिस पे इक्वली बटे हुए, तो ऐसे कितने एक्सिस है? 3। तो एक एक्सिस पे कितने होंगे? n/3। तो मैं बोलूंगा देखो, एक एक्सिस पे आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे? n/3। हुज masses are m1, m2, m3, m n/3, and velocities are v1, v2, v3, vn/3। वो जो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है जो इधर से उधर भाग रहे हैं, उनके मासेस मैंने ले लिया। मासेस एक बताऊं तो सेम है कि अलग अलग है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल अपन ने सेम लिए थे ना, ठीक है ना। आपने को क्योंकि सेम गैस है तो मास सेम लेना पड़ेगा। नहीं, अपन सिर्फ वेलोसिटीज कंसिडर करो अलग अलग, मासेस को मत कंसिडर करो। वेलोसिटीज आर v1, v2, v3 vn/3। चलो उसमें से एक मॉलिक्यूल मैं पकड़ता हूं। ये एक मॉलिक्यूल पकड़ो जिसका मास m है और जो विथ वेलोसिटी v1 भाग रहा है इधर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जाहिर बात है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे भाग रहा है, तो कभी ना कभी ये क्या करेगा? सामने वाली दीवार से टकराएगा, है ना। तो अब ये जब जा रहा है
सामने वाली दीवार पे जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल पी आई इज इक्वल्स टू mv1। ये कितना आएगा बेटा? mv1। अब ये मॉलिक्यूल गया 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 दीवार से टकराया और फिर उसके बाद वापस आएगा। तुमको नहीं लगता वो सेम स्पीड से वापस आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जैसी की वैसी रहती। तो मैं बोलूंगा आफ्टर कोलिजन विद द वॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रहेगा? माइनस mv2, सॉरी माइनस mv1। फाइनल मोमेंटम ऑफ द वॉल क्या रहेगा? माइनस mv1। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर लॉस इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लॉस इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो लॉस इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा? लॉस इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि माइनस mv1 माइनस mv1। ठीक है, तो कि क्या हो जाएगा वो? माइनस ट्वाइस mv1। ये लॉस इन मोमेंटम क्यों कहा गया? पार्टिकल बड़े चौड़ में गया था कि मैं जा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, उससे बोला गया अबे सामने दीवार है तू आगे नहीं जा पाएगा। अरे बोले काहे की दीवार है, इसको अभी तोड़ के जाता मैं। तो अब वो गया 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 और उससे टकराया और वो वापस आ गया। तो भाई हम बोलेंगे अरे तू तो बड़े चौड़ में गया था, तू दीवार के तोड़ के वापस आ जाएगा। जितनी स्पीड से भागते हुए गया तो उतनी स्पीड से वापस आया। तो हम क्या बोलेंगे भैया? उसकी इज्जत का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसके मोमेंटम का क्या हो गया? लॉस है ना। आपको सोचो ना कि भैया जैसे एग्जांपल इससे पहले भी दिया था मैंने लॉस ऑफ मोशन में, अगर आपको याद हो कि एक बंदा है वो बोलता सामने वाला बोले तेरे को मारा गया, अरे मैं दिखाता हूं उसको, है ना। अब वो गया बड़े चौड़ में, दिखा क्या है रे ऐसा, उसने एक दिया रख के, जितनी स्पीड से तुम उसकी तरफ भागते हुए गए थे उतनी स्पीड से वापस भी आ गए, तो तुम्हारा तो इज्जत का लॉस हो गया ना। तो बड़े चौड़ में गए थे। तो भैया वही हुआ यहाँ पर इस पार्टिकल के साथ। पार्टिकल बोला मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। बोले कैसे बढ़ेगा? आगे दीवार है। नहीं फिर भी आगे बढ़ूंगा। दीवार से टकराया, वापस आया, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, वो रिवर्स हो गया, तो उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कितना हो गया बेटा? माइनस ट्वाइस एम। अच्छा ठीक है, इस पार्टिकल का लॉस हुआ तो गेन किसका हुआ? अरे भाई एक बंदा गया था, है ना, लड़ने के लिए कि मैं इससे लड़ूंगा करके, मगर वो मार खा के उल्टा वापस आ गया। तो मैं बोलूंगा भाई इसका अगर इज्जत लॉस हुआ तो गेन किसका हुआ? सामने वाले जिसने इसको मारा। तो जब ये पार्टिकल का लॉस हुआ, जब ये दीवार के साथ टकराया, है ना, मोमेंटम को लॉस हुआ, तो वो मोमेंटम गेन किसने किया? तो इस दीवार ने, है ना। तो मैं बोलूंगा गेन इन द मोमेंटम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू प्लस ट्वाइस mv1। कितना आएगा बेटा? प्लस ट्वाइस mv1। ये हुआ गेन इन द मोमेंटम ऑफ वॉल, है ना, जिसको मैं डेल्टा पी गेन करके लिख सकता हूं। डेल्टा पी गेन इज इक्वल्स टू प्लस ट्वाइस mv1 प्लस, ओके चलो ठीक है मानना, ये गेन इन द मोमेंटम ऑफ वॉल इज प्लस ट्वाइस mv1। अब आगे की बात देखो बेटा, हमने कहा कि ठीक है गेन इन मोमेंटम ऑफ द वॉल हो गया। अब मान लो ये एक बार टकराया और टकराने के बाद ये वापस आया, इधर इधर की दरवाजे दीवार पे टकराया और वापस उस पे टकराया जहां पर पहले टकराया था। तो मैं बोलूंगा एक सक्सेसिव कोलिजन में, एक के बाद एक कोलिजन में, बोले भाई कितना टाइम लग गया होगा? तो देखो भैया, देखो एक बार टकरा के जब वो वापस उधर टकराया होगा, टकरा के निकला हो और फिर वापस आया इधर ऐसा और वापस से टकराया, तो मैं बोलूंगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव कोलिजन ऑन सेम वॉल विल बी, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव कोलिजन ऑन सेम वॉल विल बी। तो बोले क्या होगा? तो बोले देखो वेलोसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी रिक्वायर्ड। अगर मैं मान के चलो कि ये डब्बे का जो लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? एल है, क्योंकि क्यूबिकल शेप का है ना, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबके सब क्या है बेटा? एल है इस डब्बे का।
तो मैं बोलूंगा अच्छा अब बताओ तो, यहां टकरा के इधर गया फिर वापस उधर गया, तो एक के बाद एक होने वाले सक्सेसिव कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे यार देखो डिस्टेंस ट्रेवल, तो बोले कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? ट्वाइस एल, एल ऐसा फिर वापस से एल वैसा, तो ट्वाइस एल। और कितनी स्पीड से गया था वो? v1 स्पीड से, तो ट्वाइस एल अपॉन v1। अच्छा ठीक है, देखो ये चेंज इन मोमेंटम है और ये टाइम, मतलब देखो ये मोमेंटम इतना गेन करने के लिए, मान लो एक पार्टिकल का कोलिजन हो गया है ना, और अब वो यहां से निकला, गया 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 उधर से टकरा के इधर आया, मेरे को उधर कितना मोमेंटम दिया उसको उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे इधर ध्यान देने का है। तो वो उधर से वापस आया धड़, वो मैं बोलूंगा जब तेरे से छोड़कर गया था, देखो जब वो छोड़ के गया था, मैं दीवार को बोलूंगा देखो जब छोड़ के गया था और जब वो वापस आके तेरे को मोमेंटम देता है, तेरा मोमेंटम का गेन करता है, वापस आया, तो बोले उसको कितना टाइम लग गया? तो बोले डेल्टा टी टाइम लग गया। मतलब मैं बोलूंगा देखो दोबारा वो मोमेंटम गेन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? डेल्टा टी। अच्छा वो डेल्टा टी कितना होता है? तो बोले ट्वाइस एल अपॉन v1, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। अच्छा ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर फोर्स exerted by the first particle on wall of container is, तो जो पहले पार्टिकल ने आपको फोर्स कितना एक्सर्ट किया हुआ वॉल ऑफ कंटेनर पे, F1 इज इक्वल टू, मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, है ना, लॉज ऑफ मोशन का बेसिक फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ वॉल का? तो बोले वॉल का चेंज इन मोमेंटम हुआ ट्वाइस ऑफ mv1, है ना। अच्छा कितनी देर में हुआ? तो बोले ट्वाइस ऑफ l अपॉन v1। तो बोले अब क्या हुआ? 2 कैंसल, तो फिर अब आगे क्या? तो भाई ये हो जाएगा m v1 स्क्वायर अपॉन l। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, बता। अच्छा वो आगे जाके करा वैसे, हाँ ठीक है, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल। अच्छा ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे पार्टिकल का बोलूंगा तो क्या आएगा? तो वो आएगा एम वी टू स्क्वायर अपॉन एल। अच्छा तीसरे पार्टिकल का क्या आएगा? एम वी थ्री स्क्वायर अपॉन एल। अच्छा इस एक्स एक्सिस पे कितने पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं? तो बोले आखिरी वाला n बाय 3 है, तो बोले आखिरी n बाय 3 पार्टिकल का क्या रहेगा? तो आखिरी n बाय 3 पार्टिकल का रहेगा m v n बाय 3 का स्क्वायर अपॉन l। अच्छा ठीक है, तो ये सभी पार्टिकल्स बारी बारी से जब टकराएंगे इस दीवार पे, है ना, ये वाले वॉल पे, तो ये वॉल पे जब बारी बारी से सब टकराएंगे तो एक एक करके वो कितना फोर्स देंगे उसको? ये आ गया हमारे पास। तो अगर मैं बोलूंगा ये एक एक करके सबका फोर्स आ गया तो मुझे सबका मिला के फोर्स कितना आएगा फिर? तो मैं बोलूंगा देखो नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है, जिसको मैं कैपिटल एफ बोलूंगा, वो कितना रहेगा आपका? हाफ ऑफ एम, तो नॉट हाफ, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी टू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी थ्री स्क्वायर अपॉन एल प्लस डॉट 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 प्लस एम वी एन स्क्वायर अपॉन एल, एन बाय 3 बोलना चाहिए, वी एन बाय 3 स्क्वायर अपॉन एल। अच्छा ठीक है, ओके, अब एक काम करो, कॉमन चीज को बाहर निकाल लो। तो मैंने कॉमन चीज को निकाला बाहर, यानी कि m अपॉन एल को बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn बाय 3 का स्क्वायर। तो कॉमन निकालने के बाद मेरे पास बचता है ये। अब मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको डिवाइड भी करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो n बाय 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, साथ ही साथ n बाय 3 से मैं उसको डिवाइड भी करूंगा। ओके चलो ठीक है, n बाय 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई भी किया और n बाय 3 से आपने इसको डिवाइड भी करें। अब ऐसा है, प्रेशर मैं जानता हूं क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स का पूरा फॉर्मूला यहां डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? मास ऑफ गैस।
तो कैपिटल एम अपॉन थ्राइस एल, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vn/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/3 और डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एरिया। ओके, अब देखो ये लेंथ और ये एरिया, ये लेंथ और ये एरिया आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, वॉल्यूम। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, मास अपॉन 3V, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर Vn/3। ये क्या लिख सकता हूं मैं, VRMS लिख सकता हूं। अरे बोले VRMS का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोले VRMS का स्क्वायर, बोले ऐसे कैसे, अरे RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर करो, है ना, और टोटल उसको n क्वांटिटी n/3 से डिवाइड कर डालो, n से डिवाइड कर डालो। यहाँ n/3 मॉलिक्यूल्स है तो मैंने n/3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर किया और टोटल क्वांटिटी n/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ रूट नहीं है, तो रूट नहीं है उसको मतलब क्या हुआ, VRMS का क्या हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, तो VRMS का स्क्वायर। और देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है, फिर मेरे पास प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा 1/3 रो VRMS का स्क्वायर और 1/3 है ना, ये मेरे पास बेसिक फॉर्मूला आया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर का। यहां तक के डेरिवेशन आपसे अक्सर पूछा जाता है और ये 99% चांसेस है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के। बेसिक थीम आज ही याद कर लो, अभी याद करो। बेसिक थीम क्या था, बेसिक थीम था पहले अपन ने गैस के पार्टिकल्स को अंदर अपन ने डिस्क्राइब किया कि एक पार्टिकल का मास इतना है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मास ऑफ गैस इतना है, वॉल्यूम इतना है, क्यूब का लेंथ इतना है, ये अपन ने डिस्क्राइब कर दी। फिर अपन ने एक बात बोले कि सभी पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रेवल करेंगे। तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस पे कितने ट्रेवल करेंगे, तो n/3 मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे। सबकी वेलोसिटीज क्या रहेगी अपन ने बोल दिया, ओके ठीक है। फिर मैंने उसमें से पहला वाला पार्टिकल पकड़ा या एक पार्टिकल पकड़ा जिसका वेलोसिटी v1 था। मैं बोलूंगा ये कहां जा रहा है, तो बोले पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रहा है। उसका मोमेंटम क्या होगा, तो बोले mv1 होगा प्लस mv1 उसका इनिशियल मोमेंटम होगा। फिर वो क्या होगा, वो दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, तो उसका बोले मोमेंटम रिवर्स हो जाएगा। तो लॉस इन मोमेंटम कितना हुआ फिर, बोले -2 mv1। अगर यहां पर पार्टिकल के मोमेंटम का लॉस हुआ है तो गेन किसका हुआ है, वॉल ऑफ द कंटेनर। कितना लॉस गेन हुआ, तो बोले +2 mv1। अच्छा ठीक है, ये एक बार जब उसको छोड़कर गया होगा तो दोबारा उसके पास आके टकराया होगा, बोले हाँ बिल्कुल। इसके लिए कितना टाइम लगा होगा, तो बोले 2l/v1, क्योंकि यहां से ऐसा गया l फिर वापस आया l, डिस्टेंस कवर्ड 2l हो गया और उसकी स्पीड क्या थी v1। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम को अपॉन चेंज इन टाइम से डिवाइड करूं, है ना, तो मैं ये क्या निकाल पाऊंगा, मैं निकाल पाऊंगा कि पार्टिकल ने आपके दीवार पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया है। अच्छा ठीक है, मैंने करा तो उसका आंसर mv1/l आया। इसी तरह दूसरा पार्टिकल, इसी तरह तीसरा, इसी तरह आखिरी वाला पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स के फोर्स को ऐड करो तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। m को कॉमन निकालो, हाँ निकालिए। n/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाँ कर लिए। कैपिटल N इंटू स्मॉल m क्या हो जाएगा, मास ऑफ आपका गैस, तो मास ऑफ गैस हो जाएगा ये टोटल, तो m/3l। और हाँ अच्छा ये बात का ये एरिया कहां से आ गया, इसके बाद है, फिर उसके बाद यहां से प्रेशर इज साइड में लिखा था शायद से मैंने, हाँ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मैंने साइड में लिखा था। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पर m/3l आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखो अपन प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड करो, तो फोर्स को नहीं सॉरी जस्ट अ मोमेंट, यही था वो, P इज इक्वल टू F अपॉन A, हाँ ऐसा था। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A, तो F की वैल्यू यहां पर डाला मैंने और एरिया से डिवाइड किया मैंने। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये लेंथ और ये एरिया मिलकर क्या बन जाएंगे, वॉल्यूम, m/3 जैसे कि वैसी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn/3 स्क्वायर अपॉन n, ये क्या है, VRMS का स्क्वायर है। तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा बना। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो 1/3 जो VRMS का स्क्वायर। आया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देके लिखना, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछना मेरे से। पढ़ लो पूरा अच्छे से अब नोट्स में से, नोट्स में आपको एज इट इज लिखना है। एक काम कर बेटा, इस पर रख, क्या नाम अपने रईस के पास रख।